हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर एंड टीचर एजुकेशन के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को इस बुक के नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हमें टीचर और टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। मतलब इस बुक में हमें टीचर के बारे में पढ़ना है कि टीचर को कैसे ट्रेन किया जाता है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर एजुकेशन को लेकर क्या क्या पॉलिसीज हैं, इन सभी चीज़ को समझना है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी बुक के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो टीचर और टीचर एजुकेशन पर रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंदर हमें टीचर और टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम मतलब लर्निंग, इसकी बदलती हुई अवधारणा को समझना आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर्स और टीचर एजुकेशन पर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें टीचर एजुकेशन को लेकर इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुएंगे, क्या क्या विकास हुए, उनको समझना है। मतलब इसके अंदर हमें प्राचीन टाइम से लेकर आज़ादी के बाद तक इंडिया के अंदर जो टीचर एजुकेशन है उसको लेकर क्या क्या बदलाव हुएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या विकास हुए, उन सारी चीज़ों को हमें समझना है इस यूनिट के अंदर। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली हमें टीचर एजुकेशन को लेकर जो जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जो जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को समझना आएगा। और इसके साथ ही हमें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, डाइट का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा NCTE, NCERT, UGC और SCRT, ये सभी वो संस्थाएं हैं, ये सभी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टीचर को एजुकेशन देती है, यानी कि किस तरीके से टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में वो उन सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली हमें टीचर एजुकेशन को लेकर जो शिक्षा आयोग है, मतलब जो एजुकेशन कमीशन है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन और इसके साथ ही नेशनल टीचर कमीशन। तो इन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। मतलब ये जो आयोग है यानी जो कमीशन है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके साथ ही इस यूनिट के अंदर हमें टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। मतलब टीचर एजुकेशन को लेकर जो करिकुलम बनाए गए हैं उन्हें हमें समझना है। और इसके साथ ही इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उन्हें हमें समझना है। जैसे 1986 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी और 1992 की पॉलिसी, और जो लेटेस्ट वाली है वो 2020 की पॉलिसी, मतलब जिसे हम NEP के नाम से भी जानते हैं, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे हमें समझना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, लेकिन इनमें से हम कुछ गिने चुने क्वेश्चन करेंगे, यानी इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 75 नंबर का ये पेपर होता है, और टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपना क्वेश्चन पेपर या तो हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश मीडियम में, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको अपना इस पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में
शिक्षक शिक्षण के बारे में समझना है, यानी टीचर ट्रेनिंग के बारे में आपको समझना है कि किस तरीके से औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर टीचर ट्रेनिंग को शुरू किया गया था। और इसके साथ ही आपको समझना है कि उस टाइम पर किस टाइप के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हर ईयर पूछा ही जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि औपनिवेशिक काल में शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई थी। जब ब्रिटिशर्स ने न्यू एजुकेशन सिस्टम को लागू किया था, तब उन्होंने ये महसूस किया कि इस सिस्टम को चलाने के लिए ट्रेन टीचर की जरूरत होगी, और इसी रीजन की वजह से टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर टीचर ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भारतीय समाज का विकास करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज को लागू करना था और शासन के लिए उपयोगी कर्मचारी को तैयार करना था, जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर सके, उनकी पॉलिसीज को भारतीय लोगों पर थाप सके, भारतीय लोगों पर लागू कर सके। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं कि औपनिवेशिक काल में शिक्षक प्रशिक्षण का जो स्वरूप था वो कैसा था, यानी इसका नेचर कैसा था, उसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया था, जिसे भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मानी जाती है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें पहली बार टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना पर जोर दिया गया था। मतलब इसमें टीचर की एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग की एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पर जोर दिया गया था, और इसके तहत टीचिंग स्कूल खोलने की बात की गई थी, जिससे टीचर ट्रेनिंग को एक सिस्टमैटिक रूप मिला। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल्स को खोले, और इन स्कूलों में टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग मेथड यानी डिसिप्लिन, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी बातें सिखाई जाती थी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कम खर्च में अधिक संख्या में टीचर्स को तैयार करना, ताकि प्राइमरी एजुकेशन को तेजी से बढ़ाया जा सके। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसके तहत सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के लिए सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी गई। खास तौर पर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग में उन्हीं सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई थी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी था। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि धार्मिक और मशीनरी संस्थाओं ने भी टीचर ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाया, और तो और इन इंस्टीट्यूशंस में मोरल एजुकेशन, डिसिप्लिन और क्रिश्चियन वैल्यू पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ज़्यादा फोकस किया गया था। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मशीनरी संस्थाओं ने एजुकेशन के साथ साथ अपने धार्मिक विचारों को फैलाने का काम किया था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि औपनिवेशिक काल में यानी उस टाइम पर टीचर ट्रेनिंग का जो सिलेबस था वो मेनली थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं था। और इसमें इंडियन कल्चर और लोकल नीड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। और इसके साथ ही प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पूरी तरीके से ब्रिटिश सिलेबस और व्यू पॉइंट पर बेस्ड था। अब उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल में जो टीचर ट्रेनिंग थी उसकी क्या क्या आलोचना है, या फिर आप कह सकते हो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी क्या क्या लिमिटेशंस थी, या फिर आप कह सकते हो क्या क्या उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी, जिनकी आज लोग उनकी आलोचना करते हैं। उन सभी खामियों को, उन सभी सीमाओं को, यानी उन सभी आलोचनाओं को समझते हैं कि जो आलोचक है वो उनकी आलोचना क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि औपनिवेशिक काल में टीचर ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भारत का राष्ट्रीय विकास करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। और इस सिस्टम में क्रिएटिविटी की कमी थी और भारतीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज यानी इग्नोर किया गया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि औपनिवेशिक काल में टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए की गई थी। हालांकि इसमें प्रशिक्षित शिक्षण यानी ट्रेन टीचर तैयार हुए, लेकिन इनमें इंडियन नीड्स और इंडियन व्यू पॉइंट को कम इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मध्यकाल में यानी मेडिवल टाइम में शिक्षक की भूमिका की अवधारणा क्या थी, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, जो नोट्स का लिंक है तो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके
हमारे नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टीचर के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि शिक्षकों का निरंतर व्यवहारिक विकास मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताइए। और इसके अलावा आखिर ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कि वो टीचर्स को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करती है, उनको ट्रेनिंग देती है। ऐसी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनके उदाहरणों के साथ बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि समय के साथ पढ़ने के तरीके बदलते रहते हैं, नई शिक्षा नीति आती है, तकनीक बढ़ती है और बच्चों की ज़रूरतें भी बदलते रहती हैं। तो ऐसे में टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो भी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, और इसीलिए टीचर्स के लिए निरंतर व्यवहारिक विकास मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। और भारत में कई राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत स्तर की जो सरकारें होती हैं, जो संस्थाएं होती है, वो इसे चलाती हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शिक्षकों के निरंतर व्यवहारिक विकास करने वाली वो कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है एनसीईआरटी, इसके बाद आती है एससीईआरटी, इसके बाद आती है डाइट, फिर हम बात करेंगे एनसीटीई के बारे में, फिर हम बात करेंगे सीबीएसई के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, फिर हम बात करेंगे लास्ट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी देश की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है, जो टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती रहती है। और तो और ये टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट टेक्निक्स और एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज टीचर्स को हमेशा ही अपडेट रखते हैं। तो इसकी जो अगली संस्था आती है वो है एससीईआरटी, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो मैं आपको बता दूं कि एससीईआरटी स्टेट लेवल पर काम करती है और राज्य के टीचर्स को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ट्रेनिंग देती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षण सामग्री तैयार करने और टीचर वर्कशॉप के जरिए टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो इसके बाद जो अगली संस्था है वो है डाइट। इसका तो नाम आपने जरूर सुना होगा, आपका कोई हो सकता है फ्रेंड भी डाइट में एडमिशन लिया हो टीचर बनने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लासरूम प्रॉब्लम्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स पर फोकस किया जाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एनसीटीई के बारे में, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीटीई टीचर एजुकेशन की क्वालिटी पर नजर रखने वाली संस्था है। ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए मानक तय करती है और ये इंश्योर करती है कि टीचर्स को सही और गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण मिले। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई को तो हर कोई जानते ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई स्कूल टीचर्स के लिए रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। और इसके साथ ही इन प्रोग्राम्स में न्यू टीचर मेथड्स, मतलब नए तरीके के जो मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, न्यू टीचिंग मेथड्स, प्रशिक्षण और मूल्यांकन में सुधार और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जाता है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं जो अगले इंस्टीट्यूशन है, जो अगली संस्था है, वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे हम शॉर्ट में केवी स्कूल्स भी कहते हैं, तो ये जो केवी स्कूल्स हैं, इनके टीचर्स के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और रिफ्रेशर कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो टीचर्स को न्यू ट्रेनिंग मेथड्स और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ना होता है। तो इसके बाद चलिए लास्ट में हम बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल के बारे में।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स को घर बैठे सीखने का अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टीचर्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और इन प्रोग्राम से टीचर्स अपडेटेड रहते हैं और बच्चों को बेटर और मोर इफेक्टिवली वो में पढ़ा पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारत में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में बताइए। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा आ रहा है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं करते और बीच में ही ड्रॉप ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा आ रहा है कि इस समस्या को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन भी बताओ। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भारत में बच्चों का स्कूल छोड़ना यानी जो ड्रॉप आउट है वो उसकी जो समस्या है वो एक बहुत ही गंभीर और सामाजिक समस्या है। जब बच्चे किसी भी रीजन की वजह से अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनका जो भविष्य होता है और जो देश का विकास होता है उन दोनों पर ही काफी ज्यादा असर पड़ता है। और इसी चीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है और सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और ड्रॉप आउट की जो समस्या है उसको कम करने के लिए काफी सारे सुझाव दिए गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस नीति का जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे और कोई भी बच्चा सामाजिक या आर्थिक कारणों की वजह से पीछे ना रह जाए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि भारत में ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो किस तरीके से फैली हुई है। मतलब ड्रॉप आउट क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका क्या रीज़न है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो ड्रॉप आउट की समस्या है इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में अपना एडमिशन तो करा लेते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनकी जो एजुकेशन है वो बीच में ही छूट जाती है। और ये समस्या देश के विकास में बाधा बनती है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड बच्चा होगा वो आगे चलकर रोजगार और सामाजिक प्रगति से दूर रह जाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जो ड्रॉप आउट होता है, मतलब ड्रॉप आउट बच्चों का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप आउट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि स्कूल जाना शुरू तो करते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते, तो जो शिक्षा का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में ड्रॉप आउट की समस्या के जो मेन रीजन हैं वो क्या है। तो इसका जो पहला रीजन है वो है आर्थिक रीजन, यानी कि पैसे की कमी की वजह से काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते। दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है परिवहन और भौतिक बाधाएं और पांचवा है प्रेरणा और जागरूकता की कमी। तो चलिए एक एक करके इन सभी रीजंस को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्थिक कारण के बारे में, यानी फाइनेंशियल रीजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरीबी ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण है। कई परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो क्या करते हैं, उनके परिवार वाले कहीं काम पर लगा देते हैं, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाती। और इसी को हम कहते हैं बाल मजदूरी, क्योंकि वो बच्चों को काम पर लगा देते हैं तो उसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट है सामाजिक कारण। तो मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह, लड़कियों के साथ भेदभाव और पुरानी सोच की वजह से खास तौर पर लड़कियों की जो पढ़ाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती। लड़के की जो एजुकेशन है उसको जरूरी नहीं समझा जाता और कई बार
परिवार ये मानते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो बीच में ही अधूरी रह जाती है और लड़कियों को अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसका अगला रीज़न है शिक्षा की खराब गुणवत्ता। मतलब कई स्कूलों में अच्छी सुविधाएं, अच्छे टीचर्स और यहाँ तक कि सही ढंग से पढ़ाने का तरीका भी नहीं होता और ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनके जो पढ़ाई में मन है वो नहीं लग पाता और वो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तब तक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी होती है स्टडी की वो सही नहीं होती। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीच में भी स्टडी को ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी बीच में ही स्टडी को छोड़ देते हैं। तो इसका अगला रीज़न है परिवहन और भौतिक बाधाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव और दूर दराज के इलाकों में स्कूलों की कमी होती है और स्कूल दूर होते हैं, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लगता हैगा और आने जाने के लिए साधन भी नहीं होते हैंगे और रोज़ इतनी दूरी तक चलना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता हैगा। तो इसी रीज़न की वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, उन्हें बीच में ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो इसका जो अगला रीज़न है वो है प्रेरणा और जागरूकता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई माता पिता शिक्षा की अहमियत को नहीं समझते हैंगे और इसीलिए वो अपने जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कम उम्र में ही छुड़वा देते हैंगे और उनको किसी काम पर लगा देते हैं, जिनकी वजह से जो उनकी एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाती और वो जो बच्चे होते हैंगे वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैंगे, यानी उनकी जो एजुकेशन है वो बीच में ही अधूरी रह जाती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एनईपी 2020 में ड्रॉप आउट को कवर अप करने के लिए यानी कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं उनको समझते हैंगे। तो इसमें पहला उपाय है नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। मतलब एनईपी 2020 के अंतर्गत 6 से 17 वर्ष के जो जितने भी बच्चे हैं उनका स्कूल में नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है और उन्हें वापस स्कूल लाना है, ताकि वो अपनी जो एजुकेशन है उन्हें पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट है सुरक्षित और आकर्षक विद्यालय वातावरण। तो मैं आपको बता दूं कि एनईपी 2020 में कहा गया है कि सभी स्कूलों में सुरक्षित भवन, स्वच्छ वातावरण और छात्रावास और आवश्यक जो सुविधाएं हैं, यानी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और इसके साथ ही योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो बच्चे हैं उनको स्कूल का जो माहौल है वो अच्छा लगे और वो पढ़ाई के लिए रोज़ स्कूल आए, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट ही सही नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा पढ़ाई के अंदर। तो वहाँ पर बेसिक जो ज़रूरतें हैं, बेसिक जो साधन है उन्हें पूरा करवाया जाए और एजुकेटेड टीचर को वहाँ पर लिया जाए, जिससे कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो नेक्स्ट है बच्चों की सहभागिता और ट्रेनिंग व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं कि एनईपी 2020 में बच्चों की उपस्थिति और प्रगति की निगरानी करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इससे जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से बच्चे स्कूल से दूर रह गए हैं, ताकि टाइम रहते हुए उनको दोबारा एजुकेशन से जोड़ा जा सके। तो नेक्स्ट है कक्षा की गुणवत्ता में सुधार। मतलब एनईपी 2020 शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण और बेहतर शिक्षण विधियों को अपनाने पर जोर देता है और इसके साथ ही रोचक और प्रभावी पढ़ाई से बच्चों की समझ और रुचि बढ़ती है, जिससे जब कक्षा में सीखना अच्छा लगता है तो बच्चे स्कूल छोड़ने की बजाय पढ़ाई जारी रखते हैं। तो नेक्स्ट है वंचित बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा अवसर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनईपी 2020 में जो बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से स्कूल नहीं जा सके, उनके लिए ओपन स्कूल ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग की सुविधा का प्रावधान किया गया है। ये व्यवस्था कामकाजी बच्चों, प्रवासी परिवारों और दूर दराज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे शिक्षा सभी तक पहुंच सकती है और ड्रॉप आउट की जो समस्या है उसे कम किया जा सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो शिक्षा और समाज दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एनईपी 2020 के उपायों से अधिक बच्चों को स्कूलों में जोड़ा जा सकता है और जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है तो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके हमारे नोट्स चाहिए तो जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर बताएगा।
और आप इन आंसर को अपने एग्जाम में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो से इतनी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।